अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, इस साल कपास की अच्छी पैदावार क्यों अहम है और उसकी ज़रूरत क्यों है, और इस दफ़ा जो कपास का पैदावारी हदफ है वो क्या है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मरला है वो काश्त का है, और काश्त का जो पैदावारी हदफ है वो रिवाइज़ हुआ है पिछले साल की निस्बत। तो इसके नताइज क्या होंगे, और इस सीज़न में कपास के हवाले से मौसम और बीज कितना अहम किरदार अदा कर सकता है, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर सगीर अहमद साहब हैं जो डायरेक्टर कॉटन पंजाब हैं। तो सबसे पहले काश्तकारों का जो मौक़िफ़ है, कपास के काश्तकारों का मौक़िफ़ है, तो हम खालिद खोखर साहब से ही पूछते हैं। खालिद साहब, क्या लग रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कपास का पाकिस्तान में मुस्तकबिल तय होना है, इस इलाके में तय होना है, तो अच्छी पैदावार बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा आपको, आपके लोग जो आपके साथी काश्तकार हैं वो कपास को कैसे देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, मेरे ख्याल में कपास हमारे लिए सिर्फ को आज ज़रूरी नहीं, हमेशा से ज़रूरी है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो आज तक 60% बेस करती है कॉटन के ऊपर, कॉटन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और मैक्सिमम यानी कि एक्सपोर्ट कॉटन में से है। प्लस आपकी जो रूरल एरिया है उसमें भी कपास का एक बहुत रोल है, जो देही ख़वातीन है, बाकी जो एक पूरी एक जो लेबर चेन है वो सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो कपास में ही है। फिर उसमें ये है कि उसकी जो छुट्टियाँ आती हैं उससे वो जलाने में काम आती हैं, दरख्त महफूज रहते हैं, यानी कि उसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल में भी एक अहम किरदार कपास अदा करती है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे, जंगल नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे सुई गैस तो है नहीं। फिर जो आम एक गरीब बच्ची है, खातून है, वो कपास चुनाई करके, गोडी करके वो पैसे कमाती है, जो उसका चूल्हा जलता है। कपास के जाने से जनूबी पंजाब खसूसन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस वक्त। अब जो अगले साल के लिए हुकूमत की प्रायोरिटी, उसके बारे में मैं आपको कहूँ कि आज नहीं, पिछले मैं 20-30 सालों से देख रहा हूँ कि कपास हुकूमती तरजीहात में नहीं थी, ना है, बिल्कुल ही। हम दिन ब दिन कपास में पीछे गए हैं। कपास में जिद्दत आई, नई टेक्नोलॉजी आई, इंडिया ने मेरे ख्याल 2003-4 में वो ले ली, हमने आज तक वो टेक्नोलॉजी ना अपना सके। हम अगर बीटी जीन कहीं से चोरी का ले, बोल्ड गर्ल 1, हम उसी पे इन्हिसार करते रहे, जिसका जो अपना कुव्वत मुदाफ़त वो खो चुका है। हमारा खसूसन रिसर्च पे हमने वो खर्च ना किया जो करना चाहिए था। हमारा जो रिसर्च का बजट था वो एग्रीकल्चर के जीडीपी का 0.18 है। इंडिया की इतनी बड़ी जीडीपी है उसका 0.4 है, चाइना की उससे बड़ी जीडीपी है 0.5 है, ब्राज़ील ने जो यकदम बूस्ट किया है एग्रीकल्चर में उसका 1.75 है। फिर हमारा जो सबसे एक और इशू है पाकिस्तानी काश्तकार का, यहाँ मार्केटिंग मैकेनिज्म भी ठीक कोई नहीं है। एक तो हमारे काश्तकार के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब इंडिया से कहीं ज़्यादा है। अगर इंडिया में आप देखें, वहाँ के काश्तकार को यूरिया का बैग पाकिस्तानी रुपीज़ में वो मिलता है 540 रुपये का, हमें मिलता है 1800 रुपये का। अब अभी की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वहाँ डीएपी महंगी हुई, 1200 से चली गई 2400 रुपये। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी इंटरवीन किया, 19 तारीख को उन्होंने उस रेट को रिवर्स किया, वापस 1200 पे लेके, बाकी सारी सब्सिडी दे दी गई, और हमारी वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है कोई 2300-2400 रुपये की, हमें मिल रही है 5600 रुपये की। वहाँ बिजली मुफ्त है, हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 5 रुपये 35 पैसे वाला यूनिट चला गया इस वक्त 14-15 रुपये यूनिट के ऊपर। यानी फिर एक चीज़ और आ गई कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। फिर यहाँ पे अनोखा काम हुआ कि वही कॉटन एक सब्सिडाइज कंट्री से, जहाँ काश्तकार सब्सिडाइज हर चीज़ खरीद करता है, इनपुट्स खरीद करता है, वहाँ से ड्यूटी फ्री आती है। सही, यानी कि पाकिस्तानी काश्तकार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है, ना हम रिसर्च में बेहतर हुए, ना हमने मार्केटिंग मैकेनिज्म किया, ना हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया। इसीलिए मैंने काश्तकारी शुरू की थी 92 में जी, मैं हमेशा कोड करता हूँ। उस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। हमने अपनी कॉटन बेल का वजन भी कम कर लिया। उस वक्त 180 किलो थी, आज हमारी 150 किलो है। आज हम आ गए हैं जी कोई 5.6 मिलियन पे, 56 लाख पे, और इंडिया चला गया, उसने वजन भी कम नहीं किया, वो चला गया 4 करोड़ पे। अगर आज हम ज़्यादा ना होते, अगर 2 करोड़ तक भी बेल पे चले जाते, हमें हमारे हुक्मरानों को कशकोल लेके किसी के आगे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम अपनी ज़रूरियात जहाँ खुद पूरी कर सकते थे। हमारे लिए जो कैश क्रॉप थी ना वो कॉटन थी, वो इस इलाके का वाइट गोल्ड। और हमने जो जुल्म किया इसके साथ, देखिए ना, 60 में एक कमीशन बना एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी ये रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी उसकी कि पत्तों की से लेकर रहीमिया खां तक कोई शुगर बिल न लगाई जाए।
इन ताकतवर लोगों ने सब शुगर मिलें वहीं पे लगाई, इसलिए कपास का जाना इसलिए भी फिर जो शुगर केन है वो ज़मीन से पोटाश को सक करता है। सही। हमने पोटाश को भी ख़त्म किया, इसीलिए गन्ना चलते चलते अब रहीमिया खां तक पहुँच गया, सारा गन्ना वहाँ चला गया। कॉटन एरिया में सारी शुगर केन आ गई। हमने कपास को कहीं भी तरजीहात में शामिल नहीं किया। यही वजह है कि आज हम टोटल रुई हम इस वक्त सब बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च कर रहे हैं, उसके इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर इंपोर्ट आपकी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ जाती है अब जब आपकी कपास कम हो। यानी हम इस वक्त टोटली जो है ना वो इंपोर्ट पे इंहसार कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम एक वक्त में कपास एक्सपोर्ट किया करते थे। सही। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि इस साल हम क्यों अहम है कि मुसलसल डिक्लाइन है। आपने ख़ुद कहा कि आपने 92 से कॉटन लगाना शुरू की, लेकिन आप मेरा ख्याल जब से आपने लगाई है सबसे कम इस दफ़ा काश्त की है आपने उसमें। डॉक्टर सगीर साहब, काश्तकार क्यों पीछे हट रहा है? ये मुसलसल जो पैदावारी में जो उसको चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, ख़ासतौर पर उसको प्राइस नहीं मिल रही, अच्छी प्रोडक्शन वो हासिल नहीं कर पा रहा। आप क्या टारगेट, हम दोबारा आते हैं कि इस दफ़ा का टारगेट ज़ाहिर है पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा रिवाइज़ भी हुआ है, इस वक्त तक आपके ख्याल में कितनी ये काश्त हो चुकी है इस लम्हे तक जब हम बात कर रहे हैं कॉटन की इस इलाके पंजाब में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो है पंजाब का जो स्वयं का टारगेट है वो 40 लाख एकड़ फेडरल कमेटी ऑन कॉटन जो है फेडरल इदारा उन्होंने मुकर्रर किया था। फिर उसके बाद जो है हमारी जो एक क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस लाहौर है, उन्होंने एक असेसमेंट की कि कितने लोगों से सर्वे किया, तो उनके सर्वे के मुताबिक एक्सपेक्टेड एरिया 33 लाख 13 हज़ार कुछ बनता है। अब तक जो काश्त हो गई है वो 31 लाख 15 हज़ार एकड़ काश्त हो गई है। तो 40 लाख वाला टारगेट तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट का था, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ, और इसमें मेजर जो कमी आ रही है हमारे मुल्तान डिवीज़न में, साहिवाल डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, ये जो डिवीज़न है, इवन बहावल अपना डीजी खान डिवीज़न में भी कमी आई है। आपको मैंने वो सारा डिटेल दी थी। तो वो जो कम है हमारा जो बहावलपुर डिवीज़न है वो ऑलमोस्ट मतलब है वो 15 लाख 15.5 लाख एकड़ जो है वो है। अब आप अगला सवाल है कि लोग ये एरिया क्यों कम हो रहा है? देखिए, किसान को मुनाफा चाहिए, सिंपल। वो प्रॉफिटेबिलिटी वो कह रहा है जी मेरी शुगर केन में ज़्यादा है, मेरी राइस में ज़्यादा है। मुल्तान और ये फैसलाबाद 3 डिवीज़न, बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट ख़ास तौर पर आप ले नहीं जाना, वहाँ तो शुगर केन काफ़ी, अभी खोकर साहब ने बताया वहाँ बहुत ज़्यादा शुगर केन, वहाँ तो आप छोड़ दें। लेकिन इन इस जो डिविजन्स में ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखें ना आप 35 मन 30 मन पैदावार थी राइस की, वो हाइब्रिड राइस आया बाहर से आया, वो अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। हाइब्रिड राइस आया, वो बाहर से आया 70 मन 80 मन। जो मानसेंटो का हाइब्रिड मेज़ का आया 125 मन ले रहे हैं। अब क्या वो देखें 30 मन पैदावार थी, अब वो पैदावार भी बढ़ गई और साथ साथ क्या नाम है उनका जो है ना क्या मैं खर्चा भी कम है। जबकि कॉटन का जो है, कॉटन की पैदावार हमारी जो है कम हुई, और कम क्यों हुई? प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। और ये प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की, देखें आप वो किसान वो चीज़ काश्त करेगा जो उसको फ़ायदा देगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये अब फिर चले जाएं उस पर क्यों, मतलब है कि हम जो है कॉटन में, अब अगला सवाल आपका होगा कि अब आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है ना जी। देखें दुनिया में मैंने पहले भी बात की थी, 2 चीज़ें, एक एजुकेशन और रिसर्च। जो आपकी दुनिया की इकॉनमी जो है, आप टॉप रैंकिंग जितनी भी ले लें तो उनकी बेस ही यही है। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, रिसर्च सिस्टम, और एजुकेशन जो एजुकेशन सिस्टम है वो आता है यूनिवर्सिटी से आता है। यूनिवर्सिटी में जो भी अब कोविड की आई है, वैक्सीनेशन आई है, ये रिसर्च से जरिए आई है ना, पैसा लगाया ना। तो मेरा ये है कि पाकिस्तान में मैं 1991 से कपास में हूँ, तो इन 92 में हमने 1 करोड़ जैसे 28 लाख बेस के बाद वायरस आया, ये इश्यूज आते रहे, लेकिन हमने एड्रेस किए कन्वेंशनल टेक्निक्स के साथ। हमने जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो अप्लाई नहीं की, उसके लिए फंडिंग, ह्यूज फंडिंग की ज़रूरत है। मिसाल के तौर में मैं आपको दूँ कि उनका अमेरिका का मसला था
एक अमेरिकन बोलवर्म हेलियोथेस वो कहते हैं उसे, हम तो अमेरिकन कहते हैं ना, उनका मेन इशू था वो। ऑस्ट्रेलिया का भी ये इशू था, तो उन्होंने बीटी काटन बना ली, उन्होंने बीटी काटन के जरिए अपना, फिर उन्होंने अगर पिंक बोलवर्म आया तो बीटी काटन प्लस उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी स्टेराइल मेल स्टाइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी लाए, उसके बाद और जो मतलब एक मैनेजमेंट कल्चरल प्रैक्टिस सारे एनफोर्समेंट की। उज़्बेकिस्तान की अभी मैं मिसाल दूँ, उज़्बेकिस्तान जो है 25 लाख जो करता है और उसके बाद उसकी हमारी 21-22 मन है उसकी पैदावार। प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्रोल करता है इसको कॉटन को। आप ये बताएं, वो इनके आए थे डायरेक्टर को पिछले दिनों, मैं खुद भी उज़्बेकिस्तान, तो वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। आप उसकी प्रायोरिटी देख रहे हैं, अब वो सारे टेक्सटाइल यूनिट्स लगा रहे हैं सारा, अब वो एक्सपोर्ट भी नहीं करें। सो गवर्नमेंट की देखें ना तरजीहात में रिसर्च के बगैर, और रिसर्च कन्वेंशनल होती है जो कि हम आम कर रहे हैं, एक होती है बेसिक रिसर्च। मैंने 2002-03 में आरिफ नदीम साहब अगर सुन रहे हो तो मैंने उनसे भी कहा था कि सर आप बेसिक रिसर्च की तरफ तवज्जो दें, ये मसाइल आपको कपास में नज़र नहीं आएंगे, ये मसाइल फिर और क्रॉप्स में। तो एक्सीलेंस सेंटर वो अभी तक वो जो हम जो कर रहे हैं, ये हीट टॉलरेंस का इशू था वो हमने रिजॉल्व कर लिया है कि हम ये था शेडिंग होती है, वो वैरायटी सब हमारी 1020 और भी आ रहे हैं। पिंक बोलवर्म जो इशू था वो सफ़ेद मक्खी, लेकिन इसके लिए एक एक्सीलेंस सेंटर डेडिकेटेड रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा था, 3 चीज़ें कही थी पिछले साल में जो मीटिंग हुई थी। मैंने एक कहा था सर आपकी जो है ना, आप सीड को ठीक कर लें, सीड में वैरायटी भी आ जाती है और क्वालिटी ऑफ सीड भी आ जाती है। दूसरा मैंने कहा था, आप टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने बात की कि टेक्नोलॉजी, वो मैंने कंपैरिजन दिखाया था, टेक्नोलॉजी आप अच्छी लाएँ। तीसरा मैंने कहा था कि प्राइस हो, दुनिया में ये 3 चीज़ें ठीक कर लें, आपके पास बिल्कुल ठीक। आप कहते हैं ये 3 चीज़ें ठीक हो जाएं, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कपास, जो इस मुल्क की मईशत के लिए भी आम है और इस खित्ते के लिए भी आम है, जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके के हवाले से। खालिद खुकर साहब जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सगीर साहब कि जी अच्छा सीड हो, टेक्नोलॉजी के साथ वो आए और उसको अच्छी प्राइस मिले तो ये मसला हल हो जाएगा। ग्रोअर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कैसे करता है, क्या हो, कोई इनकलाबी तब्दीली क्या हो सकती है? हम आगे को छोड़ें, हम इस सीज़न को जो ये चल रहा है, शुरू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हो, कोई गैर मूल चीज़ देखते हैं? देखिए जी, इस सीज़न में तो ज़रूरी, अब तो जो काश होनी थी हो चुकी है कपास, आगे तकरीबन ना होने के बराबर अगर कोई कपास काश्त हो, क्योंकि अब उसका सीज़न ओवर हो चुका है। एक वक्त में हम जून में जाके काश करते थे हमेशा, बल्कि दूसरे-तीसरे हफ्ते में ज़्यादा काश होती थी, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में भी काश होती थी, बल्कि पहले हफ्ता जुलाई का भी काश होता था। अब क्योंकि मौसमी हालात के मुताबिक हम उसको काश नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वायरस बहुत ज़्यादा आता है। तो अब जो काश होनी थी हो चुकी है। अब तो ये है कि काश्तकार को ये सहूलत दी जाए कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, पेस्टिसाइड को, फर्टिलाइज़र को रेट कम किए ताकि वो मैक्सिमम इस्तेमाल कर सके। उसके बेहतर उसको एक्सटेंशन सर्विस दी जाए। जो छोटा काश्तकार है जिसको उसके बारे में नहीं पता, उसके लिए ख़ास किस्म की आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि उसको मिले, आगाही मुहिम उसको गाइड कर सकेंगे वो क्या करे जी। दूसरा ये है कि उसको इंश्योर किया जाए कि उसको ये रेट मिलेगा ताकि वो उसका फोकस हो उसके ऊपर, मुझे 4 पैसे बचेंगे। क्योंकि काश्तकार को आज इंटरनेशनल रेट आज बहुत अच्छा रेट है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कपास नहीं है। जब कपास आती है तो उस रेट को नीचे लाया जाता है, उस वक्त काश्तकार अपसेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो उस लिहाज से आखिरी वक्त में जो उसे खर्च करना होता है वो उस पर खर्च नहीं करता। तो इसलिए काश्तकार को जब तक एक चीज़ का यकीन ना हो कि मुझे इसमें 4 पैसे बचेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक कोई कारोबारी आदमी मरा तो उसका कब्र में हिसाब किताब हुआ, तो जब फरिश्तों ने उससे पूछा, आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में, तो उसने कहा साहब जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा मिले। तो काश्तकार को भी जिस फसल में जहाँ उसको कोई फ़ायदा नजर आएगा काश्तकार वहीं जाएगा। अगर काश्तकार हर साल नुकसान तो बर्दाश्त नहीं करना। देखिए ना, मेरी पहले 1000 एकड़ से ऊपर काश थी और इस दफ़ा मैंने कपास 22 एकड़ लगाई है। उसकी वजह यही है ना कि मुझे उसमें नुकसान हुआ है तो मैंने छोड़ा। अगर मुझे उसके में फ़ायदा होता मैं क्यों छोड़ता। और 22 एकड़ लगाने की वजह एक यही है कि मेरा कपास के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, एक इश्क है उसके साथ, उसके पौधे से मेरा एक खास प्यार है, जिस वजह से मैं उसको नहीं छोड़ रहा। वरना तो मेरे लिए वो फिजिबल नहीं है कपास इस वक्त। मुझे हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली। आज फर्स्ट क्या बात की गई कि एक मिसाल है कि सब्सिडी दी जा रही है जी सीड के ऊपर।
सीड के ऊपर सब्सिडी कहाँ ले सकते हैं जब आपकी मोर देन 80% आपकी वैराइटीज़ जो कास्ट हो रही हों अबव 80% वो अनअप्रूव्ड हों। अनअप्रूव्ड वैरायटी के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती, यानी कि वो 80-90% तो लोग तो महरूम हो गए कपास के काश्तकार उस सब्सिडी से। सही। अच्छा, फिर ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम दुनिया के साथ हम मैच नहीं कर रहे। इस वक्त हमारा जो डीएपी का रेट है जिसने मेन उसको फास्फोरस फराम करनी है या उसके नाइट्रोफास हो गई या एसएसपी होगी, उनके रेट बहुत बढ़ चुके हैं। पोटाश का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर हमने इसकी इरिगेशन बजरिया बिजली करनी है, उसका रेट बहुत बढ़ चुका है। इसलिए काश्तकार को दुनिया के साथ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए तो काश्तकार मेहनत करे और उसको नज़र आ रहा हो कि मुझे ये रेट मिलेगा। जिस तरह अब चाइना में है कि अगर 70 सेंट भी इंटरनेशनल रेट हो, 60 भी हो, तो उनको 110, 115, 120, 140 रेट तक मिलना ही मिलना है। हुकूमत उनको सब्सिडी देती है। तो पाकिस्तान में काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया जाता। यहाँ तक आप ये देखें, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, प्राइम मिनिस्टर ने कोविड-19 में एक सब्सिडी 1200 बिलियन की तमाम सेक्टर के लिए अनाउंस की, जिसमें 63 बिलियन था एग्रीकल्चर के लिए और 63 बिलियन को बाद में कम करके 52 किया गया और उसमें 6 बिलियन था सिर्फ वाइट फ्लाई के लिए। देखें ना, वाइट फ्लाई आ गई, वाइट फ्लाई ने कपास को मार दिया, ब्लैक कर दिया, ख़त्म कर दिया और वो सब्सिडी अप्रैल की अनाउंस की हुई वो काश्तकार तक ना पहुंच सकी। सही। और बल्कि पूरी जो 63 बिलियन थी वो काश्तकार को सब्सिडी ना मिल सकी। 37 बिलियन था उसका इसके लिए खादों के लिए था, काश्तकार को वो सब्सिडी ना मिल सकी। बाकी तमाम सेक्टर को बिल्कुल सही वो 1200 बिलियन तकसीम हो गया, सिर्फ वो 63 बिलियन जो काश्तकार का था वो रह गया। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकार को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सपोर्ट करे। इस दफ़ा देखें ना, मैं आपको अर्ज़ करूँ एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका 9/11 हुआ, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी, इस ज़राअत ने इस मुल्क को जिंदा रखा। सही। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, इस ज़राअत ने जिंदा रखा। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, इस ज़राअत ने इस मुल्क को खुराक फराम की। अभी कोरोना में आपने 2-3 दफ़ा जब लॉकडाउन किया, जब एक लंबा लॉकडाउन भी आया, तो क्या वजह थी कि आपको ज़राअत ने ही हर चीज़ फराहम की। ज़राअत ही ने खाने पीने में आप किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं आई। तो इस ज़राअत को भी ज़रूरत है कि हुकूमत उसको सपोर्ट करे। अच्छा, आप हुकूमत मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट कर भी रही है, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ ज़राअत ऐसा है जो इग्नोर हुआ है इस हुकूमत से? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ज़राअत को जितना सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हालांकि इस दफ़ा अल्लाह ताला का करम हुआ है। मैं आपको ये बता दूँ, इस साल जो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया जी, जो हक़ाइक़ हों, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि हमारी गंदम की फसल, हमारी गन्ने की फसल, हमारी आलू की फसल, हमारी चावल की फसल, हमारी मूंगी की फसल, ये सारी को 5-6 जो मेन फसलें हैं, मेज़ की फसल, इसके 2 चीज़ें हुई हैं कि इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड पैदावार हुई है और इनका प्राइस भी बहुत अच्छी मिली है, जिससे काश्तकार में ना एक जज्बा भी आया है। काश्तकार अब काम भी करना चाहता है। अब हुकूमत को चाहिए कि काश्तकार को सपोर्ट करे ताकि ये फ़ायदा उठाए हुकूमत इस चीज़ का, इस पॉजिटिव चीज़ का। हुकूमत को चाहिए कि फ़ायदा उठाए कि काश्तकार इस वक्त इस पोजीशन में है कि आगे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। काश्तकार से भी इन्वेस्टमेंट कराए, हुकूमत खुद भी इन्वेस्टमेंट करे। देखें, जब कोई इदारा बैठ जाता है ना, लेकिन जब जो बात करते हैं डॉक्टर साहब ने बात की बार-बार कि वो एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खासतौर पे सीड के हवाले से अगर आप वो करते हैं, वो गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, वो मैं आपको डॉक्टर साहब में भी मेरे साथ इख्तलाफ करें इस बात पे, वो गेम चेंजर ऐसे हो सकता है हम दुनिया को देख के चलें। सर, हमारी लाइलपुर यूनिवर्सिटी थी, जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने मॉडल लाइलपुर यूनिवर्सिटी को लिया। सही। और उसके बाद हमने लाइलपुर यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया, उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली। सर, पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है, हमारे यहाँ रिसर्च सेंटरों पे यूनिवर्सिटियों का कंट्रोल नहीं है। हमारे बच्चे जो वहाँ पे ग्रेजुएट करने जाते हैं, MSc करने जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए या ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो जब उनके पास साथ फार्म नहीं है, उनके साथ रिसर्च नहीं है, अब एक डॉक्टर बनता है ना, तो जब मेडिकल कॉलेज में जाता है साथ अस्पताल भी होता है, और उसके बाद उसके लिए 2 साल लाजमी है कि वो किसी अस्पताल में जाके हाउस जॉब करे। ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी होना चाहिए ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं उनका फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उन्होंने आगे काम करना। डॉक्टर साहब, आप खालिद साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि रिसर्च जो इदारे हैं उन्हें इंडिपेंडेंट जब किया गया या उनको अलग से आइडेंटिटी दी गई तो उनकी यूनिवर्सिटी से हटके तो उनकी परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी की भी इतनी अच्छी नहीं रही और उन इदारों की क्वालिटी भी मुतासिर हुई। या आप समझते हैं कि नहीं, रिसर्च के इदारों को इंडिपेंडेंटली या अलहदा से जो आइडेंटिटी दी गई उसमें उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई? मसला अब कहाँ है अगर बेहतर हुई तो? मसला ये है कि ये जो बिल्कुल मैं तो इसकी एडवोकेसी करता हूँ
कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडेमिया और रिसर्च इंटीग्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये होनी चाहिए, ये दुनिया में होता है। सर। ये अगर आपने करना, एक अगर हुकूमत चाहती है कि एक सेंटर रखना तो वो अलग रख ले, लेकिन ज़्यादा इसमें क्या होगा कि जो मसाइल देखें फिर यूनिवर्सिटी और इकट्ठे ये दोनों जिम्मेदार होंगे। अब वो कहते हैं जी रिसर्च पर डाल देते हैं, रिसर्च वाले यूनिवर्सिटी पर डाल देते हैं। सो एक तो ये हाल ये बहुत अच्छा हो, जो मैंने पहले ऑलरेडी हम ये सजेशन दे चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आपने ये इस साल देखना, हम बात करें कि इस साल क्या इस साल जो है जो मेन इशू आ रहा है दूसरी क्रॉप्स का और कॉटन की क्रॉप का हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में जो नहीं हो रही। आप ये ना कहें कि सीड बिल्कुल वैरायटी अच्छी नहीं आ रही, यकीन करो मैंने अल्लाह को जान देनी है, वैरायटी मेरी जो है ना बस हो गई। वैरायटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी भी हैं, लेकिन पेस्ट अटैक इतना आता है कि ये खाली खोगर साहब ये कि किसानों से भाई 20 स्प्रे कहाँ, आप ये बताएंगे 20 स्प्रे कहाँ। तो पेस्ट अटैक मेन डिफरेंस है। एक पहली बात है, ये जो मेरे अरबाब अख्तियार सुन रहे हैं, सो पेस्ट अटैक इज अ मेन डिफरेंस यील्ड एनहांसमेंट में। पहले क्यों हम बीटी की तरफ शिफ्ट हुए, ये पेस्ट का प्रॉब्लम था, पेस्टिसाइड का इशू था कि इफेक्टिव दुनिया जा रहे है जेनेटिकली रेजिस्टेंट प्लांट पर, हम अभी पेस्टिसाइड केमिकल। अब हमने एक मॉडल जो है IPM मॉडल जो आप बात कर रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, उसको हम कहते हैं कि सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड पर इन्हिसार ना किया जाए। आप जो है साथ साथ बायो पेस्टिसाइड, और बायो पेस्टिसाइड बड़े इफेक्टिव रहे। अब ये हमने कुछ ट्रायल अब कर चुके हैं, इस वक्त भी कर चुके हैं, जो सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स के खिलाफ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ कम्बिनेशन में हम कह रहे हैं और भी लाएँ, ये जो पेस्टिसाइड कंपनी है ये भी ले आएँ, ताकि कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड जो है ये कम हो, और हमारा एनवायरनमेंट जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, पहले बेनिफिशियल इंसेक्ट्स 3-4 स्प्रे होते थे, वो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते थे वो उनको मारते थे, जो खाते थे, जो ज़रा सा के। तो अब बेनिफिशियल आप जाके खेत में देखें ना, आपको मक्खी मिलेगी, पके इतनी मक्खियाँ होती थी, ये इसकी क्या नाम है, शहद की वेस्प्स होते थे, तिलियार आते थे। मुझे बड़ा मतलब है कि याद है कि मैं एक दिन बैठा था, अमेरिकन बोलवर्म का इतना शदीद, मैं फार्म मैनेजर था, यहीं कॉटन सर्च स्टेशन था, तो मैं बड़ा परेशान था। शाम को तिलिया सारे वो खा के चले गए, सुबह को सफाया था। सो हमने पोल्यूट किया है, हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है, हमने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स मारे हैं केमिकल के। तो IPM प्रोग्राम ये एडवाइजरी हम इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उनका था कि आप तो वैराइटीज़ की दे लिस्ट दें, आप लंबी चौड़ी 60-70 दे देते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज दें। उनके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने साथ साथ दी है, वैराइटीज़ दी हैं। ये एक नया काम किया, और IPM प्रोग्राम हम नई चीज़ ला रहे हैं। और एडवाइजरी सर्विसेज जो हमारे सेक्रेटरी साउथ हैं, इस वेरी मतलब है कि कीन और बड़ा पढ़ते हैं। हमारे ऊपर सेक्रेटरी साहब हैं जो बैठे लाहौर में, सारे जो है ना बड़े कहते हैं भाई आप करके कुछ दिखाएं। सो करके कुछ दिखाने, कुछ करके दिखाने में रुकावट क्या है? रुकावट ये है, मैं आपको बताऊं सर, ये बात हुई ना, एक है वैरायटी, प्रोडक्शन का इन्हिसार 2 चीज़ों पर होता है, एक वैरायटी है, एक मैनेजमेंट है। सर वैरायटी मैंने दे दी अच्छी, अब मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, ये खोकर साहब ने बताया कि जनाब उस पर फर्टिलाइजर। अच्छा, आप जो बात करें कि मैंने वैरायटी अच्छी दे दी, हाँ, आप स्टैंड करते हैं कि यार हमारे यहाँ वैराइटीज़ मौजूद हैं, सिर्फ उसकी अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल। मैं आपको ऐलान, खोकर साहब आप एग्री करते हैं? हमारा ग्रुप हमेशा ये कहता है कि हमारे पास अच्छी वैरायटीज़ हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, मैनेजमेंट मैं आपको पूरी दुनिया में अब अगर हम ये सोचें ना कि पेस्टिसाइड से हम कपास कंट्रोल कर लेंगे, जब दुनिया नहीं कर सकी हम भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कह रहा हूँ मेरे पास कपास, अच्छा हम पेस्टिसाइड से नहीं कर सकते सर। उस वक्त तक वैरायटी अच्छी हम नहीं कह सकते जब तक आप उसमें जदीद टेक्नोलॉजी नहीं डालेंगे जो पेस्ट को कंट्रोल करे, उसके बगैर मुमकिन नहीं है सर। ये तो 20 स्प्रे की बात कर रहे हैं, मैं 25 की भी बात करता हूँ। हम वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है जो काश्तकार के लिए फिजिबल ही नहीं है। अगर हमने करना है तो एक्सटेंशन सर्विस को हमने बेहतर करना होगा। अब एक्सटेंशन सर्विस में मैं आपको बताऊँ, हम अपने लोगों पे ब्लेम दे देते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वजूहात क्या है उनके काम ना करने की। मैंने देखा हमारे 23,900। आप जो बात करें हम इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल वैसे तो कपास पे, लेकिन शुगर के हवाले से भी ज़ाहिर है अहम डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पे शुगर एक्ट के हवाले से, उस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले खालिद खोखर साहब, जो आखिर बात हो रही थी कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आपका जो फीडबैक है वो हमेशा ये कहते हैं कि अच्छी वैरायटी नहीं आती हमारे पास और अद्वियात अच्छी नहीं मिलती। दो शिकायत बहुत अहम है, और तीसरी प्राइस नहीं मिलती। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूँ, वैरायटी अच्छी वाली बात नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी वाली बात है। हमारे कीड़े में पेस्टिसाइड भी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पेस्टिसाइड वाला भी वो जो लोग आम लोग कहते हैं ना उसके इशू एक्चुअली हमारे कीड़े में कुव्वत मदाफ़त आ चुकी है। उसके लिए अब पेस्टिसाइड में वो इफेक्टिवनेस नहीं है कि उसको कंट्रोल कर सके कीड़े में। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ कि फ़र्ज़ किया, अब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं मुझसे, मैं तो मुख्तलिफ फील्ड पे हम मल्टीनेशनल भी करते हैं, लेकिन वहाँ भी कंट्रोल नहीं मिलता। जो 100% जिस पे कोई शक ही नहीं किया, बड़ी कंपनी बाहर है ये। अच्छा, वजह एक ही है कि हमारे कीड़े में कुव्वत मदाफ़त इतनी बढ़ चुकी है, अब पूरी दुनिया जो पेस्टिसाइड को छोड़ के जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आ गई है, तो हम क्यों नहीं आते? अच्छा, जो जदीद टेक्नोलॉजी की बात जोर दे रहे हैं खालिद खोखर साहब, हमारी जो वैराइटीज़ हैं वो वाकई जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ पे पूरा उतरती हैं, तो फिर आप आगे कैसे होगा? देखो मैं कह रहा हूँ को वैरायटी मैंने अगर आप मेरी शुरू की गुफ्तगू सुने तो मैंने 3 चीज़ों के, और टेक्नोलॉजी उसमें शामिल थी। टेक्नोलॉजी जो देखें ना, अब टेक्नोलॉजी का ताल्लुक आपके लोकल प्रॉब्लम्स भी होता है। हमारा लोकल प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम था पिंग। दुनिया में मैंने 4 ममालिक जो बड़े बड़े हैं, वहाँ सफ़ेद मक्खी सकिंग पेस्ट का कोई इशू नहीं है जो हमारे इशू हैं। इवन इंडिया में नहीं, इंडिया में पिंक बॉलवर्म का थोड़ा सा इशू है। ये जो बात कर, जो मेरे अभी कुछ दिन पहले वाइट फ्लाई पर एक बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, तो वहाँ का एक साहब थे, उनसे हम, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके इशूज़ वाइट फ्लाई का आप क्या? उन्होंने कहा कोई ज़्यादा, इंडियन पंजाब में 10 लाख एकड़ थोड़ा सा इशू। उन्होंने जो कुछ किया, बात यह है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमने जदीद टेक्नोलॉजी ये जो कह रहे हैं उसको एम्प्लॉय करके, सफ़ेद मक्खी का इशू है, जेसिड का इशू है, हमारा थ्रिप्स का इशू है, या पिंक बोलवर्म का इशू है, तो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम, वो तो बोलवर्म्स रेजिस्टेंट हमारे पास कोई इशू नहीं है, वो हमारे पास। लेकिन अब जो है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिक टू प्रॉब्लम सफ़ेद मक्खी, मैंने ये सब सकिंग का बताया, तो ये आज बेसिक रिसर्च होगी। मैं मसलन जैसे जो बीटी का उन्होंने बैक्टीरिया से लेकर कॉटन में डाला, इस तरह हम नीम से लेकर, नीम पर आपने देखा है कोई असर नहीं है, सकिंग बिल्कुल जनाब। आप वो जीन आइडेंटिफाई करके वो जीन कॉटन में डाल सकते हैं। ये बेसिक रिसर्च है। अगर मैं वो राशिद रंगियाल साहब सुन रहे हो तो ये बेसिक बस है। उसको फिर यानी एक चीज़ का आप एक केमिकल बनाते हैं, कोई दवाई बनाते हैं सर, उसकी कंपोजिशन सर ये आइडेंटिफाई ना बेसिक रिसर्च है। फिर आप इसको दे दें उसको, तो ये अप्लाई रिसर्च है। उसको फिर वो करना, फिर बेसिक चीज़ बनाना, तो ये बेसिक और अप्लाई रिसर्च में फ़र्क है। बेसिक रिसर्च आज शुरू करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, आज कपास का मसला है, कल और मसला, एक फॉल आपने वहाँ रुकावट क्या है बेसिक रिसर्च शुरू करने में? फंडिंग नहीं है। फंडिंग वो उसको हम कहते हैं। खोखर साहब, आप बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बात करते हैं। चैनल से मुराद वहाँ जहाँ पे आपको बात करनी होती है, फोरम पे बात करने, तो ये आप बेसिक रिसर्च के हवाले से जो रिसर्च की ज़रूरत है, मैंने हमेशा रिसर्च बजट पे हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहली बात जहाँ भी बात की है, रिसर्च के ऊपर बात की है कि रिसर्च के लिए हमारी जो फंडिंग है, यहाँ आपके प्रोग्राम में मैंने आते यही कहा कि हमारा रिसर्च का बजट बहुत कम है। एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। मैंने आते ही पहले प्रोग्राम शुरू भी यहाँ से किया था, और मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि हमारा रिसर्च का बजट बहुत ही कम है। लेकिन बात की बहुत कम हुआ, उसमें इंक्रीज़ और एक बड़े पैमाने पे सोच के कि जी हमें ये करना ही करना है, वो कहाँ लैग कर रहा है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पिछले 20 साल से मैं मीटिंगें अटेंड कर रहा हूँ कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी लेनी है। पहले मंसेंटो थी, फिर बायर थी। अच्छा, मीटिंगें होती रहीं, फैसला हो जाए कि हमने अब टेक्नोलॉजी, आज तक हम वो टेक्नोलॉजी ऑफिशियल नहीं ले सकते। रुकावट क्या है जी? उसमें मैं कोई नीयत की बात कर सकता हूँ, कोई इंटरनेशनल एजेंडा हो सकता है। किसकी? मैं इंटरनेशनल एजेंडा हो सकता है। पाकिस्तान में कॉटन को प्रमोट ना होने का इंटरनेशनल को एजेंडा हो सकता है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका है, मेरे ख्याल में वो एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा कॉटन का। वो रुकावट हो सकता है। मैं इसके बारे में अब एक आम आदमी की हैसियत से, क्या किसी सतह पर मांगा गया उन कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी देती हैं तो ज़ाहिर है उसको पैसे लेती हैं, चीज़ें लेंगी ना, तो वो देखें जी, वो कोई लंबा चौड़ा नहीं, वो कोई इतना बजट नहीं था कि अगर 2, 4, 5 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान उस पर खर्च कर दे, कोई बड़ा बजट है वो, कोई बड़ा बजट नहीं है।
सर आप क्या समझते हैं कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रास्ते क्या हैं हमारे पास? हमें अभी जो है ना, हमारे जो दोनों सेक्रेटरी साहबान हैं, वहाँ के मिनिस्टर साहबान ये अब इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन रुकावट यही है कि आप देखें ना, प्राइवेट आप कहते हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये इन्होंने तो वो बात नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी एक रुकावट है। हमारा MOU साइन होने जा रहा था, चीफ मिनिस्टर 2016 की बात है, उस वक्त होने जा रहा था, तो पता नहीं उन्होंने क्या पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर, हाँ उसके साथ, हाँ तो ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर, हमारे अपने बंदे हैं ना, अभी तक लोगों की सोच है कि ये जो BT कॉटन ये तो ठीक है। ये तो और बात करेंगे कि तो हम लेना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं वो देना नहीं चाहते, जो आपकी बात है। मैं आपको अर्ज करूँ, डॉक्टर साहब कहने में नहीं है। हाँ। जब मिनिस्टर बने हैं सैयद हुसैन जानी गर्देजी साहब, तो मिनिस्टर बनने के बाद चौथे दिन हम गए, यानी कि पहले मनसेंटो था, अब बायर क्रॉप साइंसेस, उनके फार्म पे जाके उनकी कंट्री हेड थी, उनसे बात की और उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि हम गवर्नमेंट के पीछे भाग के अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को टेक्नोलॉजी नहीं देनी, क्योंकि उनका बकौल ये था कि हम जितनी हमने मीटिंग्स की है हमें ख़राब किया गया है, वो मायूस हुआ, अब मायूस हो चुके, हमने फ़ैसला कर लिया कि हमने ये टेक्नोलॉजी अब प्राइवेट सेक्टर के साथ तो बात कर सकते हैं, हुकूमत की सतह पे बात नहीं कर। प्राइवेट सेक्टर ने कोई इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान के? देखिए जी, प्राइवेट सेक्टर अभी तक हमें फील्ड में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है इस हद तक, जब तो हमारे पास फील्ड में हमारे काश्तकार जो है ना जी, प्राइवेट है, वो उनसे निगोशिएशन कर रही है। अभी रिसेंटली मुझे आया भैया अगर हम लेना चाहें तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, किसका क्या है, मैंने फिर सारे उनको बताया, मैंने कहा ये है, और ये भी बताया ये जो बात कह रहे हैं कि भाई वो कहते, उन्होंने ये बताया है कि हमारे साथ सेक्रेटरी और ये बात ना करे, हमारे साथ चीफ मिनिस्टर की बात करे, वो देने को तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ वो देने को तैयार है। वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बात करे, प्राइम मिनिस्टर बात करे, फिर तो हम देने को तैयार हैं। ये जनाब सारा उस कर को नीचे होता है, जब टाइम आता है जो इन्होंने बात की तो आप बैकआउट कर जाते हैं। तो ये देखना, ये तो फिर कोई भी आपको एतमाद नहीं का, आप लॉस्ट कॉन्फिडेंस इसलिए इस वजह से। लेकिन इवन देन देखें, याद रखें, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ मुमकिन है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं तो हमेशा जो है ना भाई साहब मुसलमान अच्छी उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट कर रही है, अल्लाह करेगा कोई ना कुछ रास्ता निकल आए। आप कह रहे हैं रास्ता निकलेगा, और सिर्फ सीड ही ऐसा है जो कॉटन में एक गेम चेंजर हो सकता है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन एक और बात, टेक्नोलॉजी के साथ ये बात हमारी डिस्कशन हो, यहाँ शुगर केन लगा हुआ है, यहाँ मकई लगे हुए, राइस लगा हुआ है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कोई टेक्नोलॉजी भी वहाँ कामयाब नहीं हो सकती। जो खोकर साहब ने पहले बात की क्रॉप जोनिंग बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी होगा। अब अच्छा, वैसे इस वक्त जो लगता है, जो डाटा आ रहा है उसके तहत, तो इस वक्त पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब में बहावलपुर जो डिवीज़न है वो एक स्पेसिफिक जोन इस वक्त बन रहा है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि आप डेरा गाजी खान की बात कर रहे थे, डेरा गाजी खान में इस दफ़ा का जो फिगर है वो 27% पिछले साल की निस्बत भी कम हो गई है, और मुल्तान डिवीजन में 19% शायद कम हुई है। खोकर साहब, ये तो कॉटन के ऊपर बात हुई, आपने एक बड़ा मार्का मारा है ख़ास तौर पे, बस ये कहना चाहिए कि शुगर के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है और एक्ट के हवाले से जो एफर्ट्स थी, रुकावटें आई, चीज़ें आई, लेकिन आखिर अप्रूव हो गया। तो आप एज अ ग्रोअर रिप्रेजेंटेटिव इस सब को कैसे देखते हैं? देखें जी, उसमें सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा प्राइम मिनिस्टर को सर, ये सारा क्रेडिट उसी को जाता है सर, कि जब 18 मई को एक्चुअली ये पास हुआ हाउस में 4 मई को, लेकिन किसी को पता नहीं था सर। 18 मई को जब नोटिफाई हुआ है तो सबको पता चला, जिस पे हमने शोर मचाया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और प्राइम मिनिस्टर ने जो वापसी रिस्पॉन्ड किया विद इन 15 मिनट सर, और उसके बाद अगले दिन मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग रखी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर से मीटिंग रखी, और उसमें फिर तय हुआ कि दोबारा बिल में अमेंडमेंट करके दोबारा बिल पेश किया जाएगा। जो बिल आया था वो भी एक ऐसी यानी कि हिस्ट्री है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाब की बड़ी तौहीन थी, बहुत ज़्यादा। पंजाब की असम्बली, पंजाब का जो सूबा है कई मुल्कों से बड़ा है, और एक असम्बली में बिल पेश ही नहीं हुआ, बिल प्रेजेंट ही नहीं हुआ, और वो बिल पास भी हो गया और नोटिफाई भी हो गया।
उसके तहत ये था कि हम 30 जून तक काश्तकार शुगर मिलों से पैसे नहीं ले सकते। फिर ये है कि अगर वो कटौती करें, को लेस पेमेंट दें, किसी किस्म के हम FIR लॉन्च नहीं करवा सकते। दूसरा ये था कि हमारे लिए सेफ जो रास्ता था वो था बैंक ट्रांजैक्शन, जो ऑर्डिनेंस में था, जो ऑर्डिनेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जारी करवाया था, जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला। और इस साल उस तहफ़्फ़ुज़ की वजह से काश्तकार को तकरीबन मैं मिनिमम कह सकता हूँ 100 अरब रुपए का काश्तकार को फ़ायदा हुआ होगा, मिनिमम 100 अरब फ़ायदा हुआ। उस बैंक ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर दिया गया कि मिल वाला जिस तरीके मर्जी कट पेमेंट करें, जो मर्जी करें, काश्तकार को करते रहें। फिर यह है कि जो टाइमली मिलें चलाने का वो ख़त्म कर दिया गया कि वो 30 नवंबर के बाद जब मर्जी चला दें। अच्छा, हालांकि एक वक्त में अक्टूबर में चलती थी, फिर 1 नवंबर था, यानी कि उसमें टोटली काश्तकार का इस्तेसाल था। मुझे हाल बता जो प्रॉब्लम आई, जो दुख हुआ एक चीज़ के कि पाकिस्तान के पंजाब में बहुत सारी काश्तकार तंजीमें हैं। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने शोर मचाया, मेरे खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे किए गए। मैं ज़िला खानेवाल का तकरीबन मैं 400 एकड़ गन्ना काश्त करता हूँ। सही, ये पहला साल था कि 100% बैंक ट्रांजैक्शन हो रही थी इस साल। इससे पहले जो शुगर मिलें हैं वो बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करती थी, ऑर्डिनेंस आने से कैश देती थी, वो कैश पेमेंट देती थी, और हम भी लेते थे कैश पेमेंट उनसे। कभी किसी मिल में गन्ना जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है, कभी किसी मिल में गन्ना जा रहा है। उन्होंने शुगर मिल वालों ने जितना मुझे ब्लैकमेल किया, मैंने उनके किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा जवाब एक ही था कि हम आखिरी वक्त तक जंग लड़ेंगे। अगर हम ये जंग जीत गए तो जवाब आ गया, अगर ये हार गए तो हम हार के घर बैठ जाएंगे, खुदा हाफिज़ कह देंगे, सबको खुदा हाफिज़ कह देंगे और अपने हाथ खड़े कर देंगे अल्लाह मियाँ के आगे कि हम कुछ नहीं कर सके। क्योंकि वो बहुत मजबूत लोग हैं जो असेंबली में बिल पेश किए बगैर नोटिफाई करवा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे, मैं समझता हूँ कि सवालात उठ गए असेंबली के ऊपर भी, बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। और मैं फिर सल्यूट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि जिसने इंटरवीन करके, और जब दोबारा बिल पेश हुआ तो एक ऐसी कमेटी को रेफर कर दिया जो कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और लिखा गया कि विदिन 60 डे वो जवाब दे। उसके बाद दोबारा हमने PM साहब को लेटर लिखा, दोबारा PM साहब ने उस पर एक्शन लिया, फिर दोबारा एक और कमेटी को दिया गया, उस कमेटी की फिर मीटिंग नहीं होने दी गई, फिर दोबारा लेटर लिखा, फिर उस कमेटी ने मीटिंग बुलाई। मैं उसमें कुछ लोगों का, कुछ काश्तकार तंजीमों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिनसे मैंने रब्ता किया और जिन्होंने मेरा साथ दिया। सीनियर मोस्ट लोग हैं मेरे लिए, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, इंतहाई रिस्पेक्टेबल हैं। जो प्रेसिडेंट हैं इसके फैब के आफाक टिवाना साहब, पंजाब वाटर काउंसिल के चेयरमैन हैं बिलाल इसराइल साहब, राइस ग्रोवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जनाब फारूक बाजवा साहब, किसान बचाओ तहरीक के चौधरी यासिन साहब हैं, आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं महमूद अल बुखारी साहब। इन लोगों को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, ये मेरे साथ आए भी सही, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने मेरे साथ चेक खड़े हुए, सीनियर मोस्ट लोग। अच्छा, बाकी तमाम काश्तकार तंजीमें, तमाम काश्तकार तंजीमें जो कहती हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं काश्तकार का, इस जिसमें सबसे बड़ी जो काश्तकार के साथ डकैती हो रही थी उसमें टोटल ब्लैकआउट था, टोटल खामोश थे, कोई नहीं बोला। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने मेरी टांगे खींचने की तो कोशिश की, क्योंकि मैं आगे फ्रंट पे जाके लड़ रहा था, लेकिन जहां लड़ना चाहिए था वहां मेरे साथ लड़े जितना मर्जी, लेकिन वहां भी लड़े जहां काश्तकार के हकूक का है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अब बजट आया है सर, मैं आज ओपन एयर चैलेंज से कह रहा हूं कि बजट तजावीज हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब हुकूमत को हमारे अलावा जाके इस वक्त तक किसी ने नहीं दी। सही, बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ख़ास तौर पे आपने अपनी कॉटन के एक्ट के हवाले से, जो शुगर एक्ट के हवाले से जो अपना कंट्रीब्यूशन था वो बताया। डॉक्टर साहब, सहीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस वक्त इस एरिया में जो कॉटन की सूरत हाल है और इस सीज़न को आप कैसे देख रहे हैं उसके हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान जमशेद ज़बानी को इजाज़त दीजिए इस नोट के साथ कि इस सीज़न में वाकई कपास की पैदावार अहमियत रखती है, और अगर पैदावार अच्छी हुई और उसको रेट अच्छा मिला तो कॉटन इस एरिया में काश्त होगी, वरना अगले साल इससे भी कहीं नीचे जा सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।